ठीक है। सो आपका भाई साहब यहां पे क्या क्या हो गया, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q हो गया कितना आपका I इंटू टी। तो आपका W वर्क डन कितना हो जाएगा I इंटू आर, I इंटू टी। तो दैट विल बी हाउ मच I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर। इसको जरा बंद कर दो ना। W बाई टी इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं भाई साहब इसको। तो आपका यहां पे अपन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो आपका, देखो वर्क डन हमने देखा क्या होता है, वर्क डन इन अ पर्टिकुलर करंट। ठीक है, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस विल बी V इंटू क्यू। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज W बाई क्यू होता है। ये वोल्टेज को अपन मेजर करते हैं किसमें, वोल्ट्स में। ये आपका हो गया जिसको आप मेजर करते हैं वर्क डन को जूल्स में, और क्यू को आप मेजर करते हैं भाई साहब कूलम्स में। ठीक है, तो वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहां पे I क्या होता है, I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज Q बाई टी। तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, Q को अपन लिख सकते हैं I इंटू टी। तो ये हो गया आपका I इंटू टी। ठीक है, V की जगह पे अपन V लिख रहे हैं, और ये हो गया W। अभी ओम्स लॉ से अपन V को क्या लिख सकते हैं, I R, वोल्टेज इज इक्वल टू I R। तो ये हो गया आपका I R I T। तो I इंटू आई आपका क्या हो गया, I स्क्वायर R T। ये हो गया आपका वर्क डन और एनर्जी, और यही है आपका जूल्स का लॉ ऑफ रेट ऑफ हीट। ठीक है, इसको अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी, द हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R T। इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, तो तीन चीजें हैं आपकी, देखो इसमें क्या क्या कन्वर्जन है। पहला है आपका वर्क डन। वर्क डन क्या है आपका, वर्क डन इज बेसिकली V इंटू क्यू। एक्चुअली आपका वोल्टेज के डेफिनेशन से आ रहा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भाई साहब क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q बाई टी। करंट को अपन किस में मेजर करते हैं, ये आपका करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स। ये हो गया भाई साहब आपका एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर जिसको अपन ए पे भी लिखते हैं। ठीक है, Q हो गया आपका चार्ज, Q हो गया आपका भाई साहब चार्ज, जिसको अपन मेजर करते हैं कूलम्स में। ठीक है, जिसको अपन मेजर करते हैं कूलम्स में, और जिसको अपन लिखते हैं C। और ये हो गया आपका टाइम T, टाइम T विच इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, विच इज मेजर्ड इन सेकेंड्स S। ठीक है, क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो अपन Q को, देयरफॉर अपन Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, करंट आपका है क्या, करंट इज नथिंग, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके। अभी अपन आते हैं भाई साहब ओम्स लॉ पे। सो व्हाट इज बेसिकली ओम्स लॉ बच्चा बाड़ी। तो ओम्स लॉ बोलता है, ओम्स लॉ इज व्हाट, V इज इक्वल टू I R, वेयर V इज बेसिकली वोल्टेज, I इज बेसिकली करंट। वोल्टेज आपका यूनिट होगा V वोल्ट्स में, करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर्स में, एंड दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं भाई साहब, ओम्स में। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, V इज इक्वल टू I R। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू दिस। ठीक है, सो W, तो फ्रॉम कौन कौन से इक्वेशंस, फ्रॉम 1 2 एंड 3 अपन क्या लिख सकते हैं, W वर्क डन विल बी इक्वल टू V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो I R। ठीक है, V की जगह पे अपन ने क्या लिखा, I R। ठीक है, और Q की जगह पे क्या लिखा, I T। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, I स्क्वायर R T। तो W की वैल्यू कितनी हो गई, I स्क्वायर R T। आर नींद आ रही, I स्क्वायर R T। ठीक है, दिस इज बेसिकली द हीट, ये है आपका हीट जनरेटेड, दिस इज द हीट जनरेटेड, और इसी को अपन बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो वर्क डन, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज एनर्जी ओनली, है ना। वर्क डन और एनर्जी बराबर होता है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दिस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R T। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in a
कंडक्टर बोल सकते हैं, रेजिस्टर बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर और रेजिस्टर दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, I square RT, where I is the current that is flowing through it, R is the resistance offered to it, and T is the time. तो मुझे बताइए यहाँ पे किन चीजों पे आपकी डिपेंडेंसी है? आपका हीट है, ये लेट्स से वर्क डन लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? आई स्क्वायर के साथ। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा भाई साहब। इसीलिए अगर आप देखोगे गीजर वगैरह अगर आप चलाओगे तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा, क्योंकि बहुत हीट लेता है, ठीक है। उसको काफी हीट चाहिए पानी को गर्म करने के लिए, और इसी के चलते वो काफी ज्यादा करंट भी खाएगा, ठीक है। मोर इज द करंट, मोर इज द हीट, और वैसा वर्सा, मोर इज द हीट दैट यू रिक्वायर, मोर इज द करंट दैट यू हैव टू सप्लाई। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब अगर आपने आई को 2 टाइम्स बढ़ाया तो हीट कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। आई को 3 टाइम्स बढ़ाया तो हीट कितना बढ़ जाएगा? 6। मारूंगा, आई का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। आई को अगर 4 टाइम्स बढ़ाया तो हीट कितना बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स। क्लियर है? दैट्स व्हाट यू मीन बाय हीट बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा क्या है भाई साहब आपका? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी वायर में उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक आयरन में, गीजर में, हीटर्स में, जहां पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने में, वहां पे आपके जितने भी वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सो नाइक्रोम वायर हो गया, टंगस्टन वायर हो गया, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को आपने 2 गुना बढ़ाया तो आपका हीट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को आपने 3 टाइम्स बढ़ाया तो हीट प्रोड्यूस विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। आर वी मेकिंग सम सेंस? ओके। नाउ व्हाट एल्स इज हीट डिपेंडेंट ऑन? द टेम्परेचर, टाइम, द टाइम फॉर विच यू आर पासिंग हीट। जितनी देर तक आप हीट को पास करेंगे उतना ज्यादा, जितनी देर तक आप करंट को पास करेंगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप रूम हीटर यूज कर रहे हैं जिसमें आप रूम को हीट कर रहे हैं, या आप किसी कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज करें जिसका मेन पर्पस क्या है? हीट जनरेशन, ठीक है। जितने देर तक आप उसमें हीट पास करेंगे, जितने देर तक आप करंट पास करेंगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। Are we clear to this one, people? So these are the 3 things on which ये आपका Joule's law of heating है. This is basically your Joule's law of heating. So the heat that is produced in a conductor or a resistor is equal to I square RT. ठीक है? और इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। ओके, सो आपका देखिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन or all the electrical energy consumed is converted into heat energy, we can write heat produced in place of work done. Thus heat is equal to I square RT joules. Heat is equal to I square RT joules. ठीक है? तो आपका हीट जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको लिख लीजिए भाई साहब, जो मैं आपको बोल रहा हूं रेड में है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और ये स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास। बस इतना लिख लीजिए। जल्दी 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 करना है भाई, फटाफट। डन 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 हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, टाइम टी फॉर विच द करंट इज पास्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच इज इक्वल टू व्हाट? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आगे बढ़े। ओके,
तो सिंस द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हीट आपका क्या है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हमने करंट को डबल किया तो हीट कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 गुना, ठीक है। करंट को अगर आपने 2 टाइम्स कर दिया तो 2 टाइम्स का स्क्वायर दैट इज 4, तो हीट आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अगर आपने करंट को हाफ किया तो हीट आपका कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? करंट को अगर आपने आधा कर दिया हाफ, तो आपका हीट कितना कम हो जाएगा 1/4 टाइम्स, उसके डबल, ठीक है। हाफ द करंट एंड द हीट जनरेटेड विल बिकम 1/4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। देन वी हैव हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ वी डबल द रेजिस्टेंस, अगर आपने डबल किया रेजिस्टेंस को, हीट प्रोड्यूस विल आल्सो गेट डबल। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस को आपने 3 गुना बढ़ाया तो हीट विल आल्सो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। रेजिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया तो हीट हाफ हो जाएगा, ठीक है, हीट पहले का हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, दिस मींस दैट अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन अ रेजिस्टेंस वायर देन इन अ लो रेजिस्टेंस वायर। जिसमें भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एनी वायर विच हैज गॉट मोर रेजिस्टेंस, मोर ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट। इसीलिए हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के वायर्स यूज करते हैं। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक आयरन को कभी खोला रहेगा तो उसके अंदर आपको नाइक्रोम की वायर मिलेगी, ठीक है। टंगस्टन बल्ब में जो है आपका टंगस्टन मिलेगा। तो ये सब आपके रेजिस्टेंस वायर्स होते हैं। इनका पर्पस ही है हीट जनरेट करना, ठीक है, इनका पर्पस ही हीट जनरेट करना। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे, सो अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इन 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, और ये आपका सीरीज है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है पैरेलल में, ठीक है। तो आपके पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ेंगे, और आपके इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब भी आप भाई साहब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है। और क्या है भाई साहब, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू। ज्यादा देर तक करंट पास करेंगे तो भाई साहब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर हम भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। सो जैसे देखो यहाँ पे, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके बंबई में भाई साहब मौसम सिर्फ बरसात का ही है, सिर्फ बरसात का टॉर्चर है और कुछ नहीं। अभी तक भाई साहब हुए जा रहा है, अक्टूबर आ गया भाई साहब। ओके, खैर यहाँ पे आपका अगर आप नॉर्थ वगैरह में जाएंगे, उत्तरांचल या और ऊपर भी अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपके ठंडी में टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। इतने ड्रॉप हो जाते हैं कि आप स्वेटर जैकेट पहन के रहेंगे तो भी ठंडी लगेगी। तो आपके रूम को हीट करना पड़ता है, ठीक है, और इसके लिए होता है रूम हीटर्स। तो ऐसे रूम हीटर एक कोने में ऐसे डाल देते हैं हम, और इससे पूरा रूम हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर होता है, वो हीट होता है, ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ नाइक्रोम वायर है, ठीक है, और ये हीट होता है, ठीक है। सो दिस हीट इज बेसिकली डिसिपेटेड इन द रूम। तो आई स्क्वायर आर टी वही सेम चीज है भाई साहब, ठीक है। वी विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अभी एक और चीज देख लो भाई साहब, एक और चीज आप देखो, देखने बोल रहे हैं, ठीक है। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसा कौन बोलता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन टाइम, अगर एच की जगह पे ई लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हीट या एनर्जी इज सेम, तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर आर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? पावर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब आप यहाँ पे, ठीक है, या आप यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं भाई साहब, ओके। इट शुड बी नोटेड दैट all the appliances which run on electricity do not convert all the electrical energy into heat energy। जहां पे हमको जरूरत है वहां पे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे एसी है, एसी किस पे काम कर रहा है भाई साहब? ये हीट एनर्जी पे काम कर रहा है, ठीक है। कमरे की हीट को ये बाहर फेंक रहा है, आप वहां पे बाहर खड़े रहेंगे तो बहुत जोर से गर्म हवा बाहर आ रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्किंग ऑन हीट, इसीलिए इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। गीजर जैसे आपका पानी को, ठंडे पानी को वो गर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? आपके हाई रेजिस्टेंसेस की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में ही आपको ऐसा चाहिए। देखो जैसे कंप्यूटर को मैं अगर बहुत देर तक चलाऊं तो ये गर्म हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा पर्पस है इसको गर्म करना? नो, वो करंट फ्लो से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीट का पर्पस है, ठीक है, यहाँ पे हीट का पर्पस है, गीजर में हीट का पर्पस है, इंडक्शन कुकर में हीट का पर्पस है, माइक्रोवेव में हीट का पर्पस है, ठीक है। हम चाहते हैं वहां पे हीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में उसका पर्पस है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे एज अ बाई प्रोडक्ट हीट रिलीज होता है, ठीक है।
So only the electrical heating appliances convert most of the electrical energy into heat energy. For example, when तो electrical heating appliances होते हैं, electrical heating appliances कौन कौन से हो जाएंगे? जिनको हम स्पेसिफिकली हीट के लिए यूज करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस. जैसे आयरन, यस आयरन, और बोलो, हाँ माइक्रोवेव ओवन, चलिए माइक्रोवेव, और बोलो हीटर. हीटर कौन इस्तेमाल करता है यहाँ पे? किसी घर में है हीटर? आपके घर में नहीं होगा. इंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हीटर तो यूज नहीं होता है. और बोलो भाई साहब. अरे गीजर भाई साहब, ठीक है, गीजर होता है. एसी भी आपका पैसा वैसा ही है. ऑल दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर स्पेसिफिकली मेड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, इसमें कन्वर्जन होगा ही होगा. ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज अ फैन. यहाँ पे फैन से हमको चाहिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप इन रनिंग द फैन. थोड़ा बहुत हीट आपका निकलेगा, तो फैन बहुत देर बाद चलने में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. और टर्निंग द फैन, ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो यहाँ पे बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है. ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स स्लाइटली वार्म when run continuously for a long time. On the other hand, when electric current is passed through an electrical heating appliance such as an electric heater, electric kettle, hair dryer, immersion rod or geyser, then most of the electrical energy is converted into heat. All the electrical heating appliances have a heating element or a heating coil. तो सारे electrical appliances में एक heating element और heating coil होता है made of high resistance wire. ठीक है, और ये किससे बना होता है भाई साहब? नाइक्रोम वायर से. ठीक है, हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल, ये भाई साहब बना किससे होता है? नाइक्रोम. ये आपका नाइक्रोम से बना होता है. ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका अब पोटेंशियल डिफरेंस, इस सवाल को देखिए. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, तो आपका वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट का इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब? 500 ओम का रेजिस्टेंस है. इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट. तो करंट कैलकुलेट करना है, तो ओम्स लॉ से अपन करंट को कैलकुलेट कर लेंगे पहले. ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? आपका आई आर. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाई आर. समझ में आ रहा है भाई साहब? V बाई आर. तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 250. ठीक है, और यहाँ पे ये 500. तो दैट विल बी 1/2. 1/2 मतलब 0.5. करंट का यूनिट होता है एम्पियर्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट. हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी कितना होगा? हीट एनर्जी होता है भाई साहब क्या? अभी ताजा पढ़ा आपने भाई साहब, I² RT. I की वैल्यू कितनी आई है? 0.5. 0.5 लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं. तो 1/2 का स्क्वायर. आर की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी है? आर की वैल्यू है 500. ठीक है, और यहां पे टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया आपका कितना भाई साहब? 10 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, तो दिस विल बी 10. इसका आप सीधा यूनिट डाल देंगे जूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 1/4 इंटू 500 इंटू 10. 2 2 4, 2 5 10, 2 250. तो ये हो गया आपका 1250 जूल्स. ठीक है, 1250 जूल्स आ गया आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, चलिए यहां पे दिया हुआ है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन, कितना चार्ज है? ये चार्ज है कितना आपका? 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर. टाइम आपका कितना है भाई साहब? 1 आवर. थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स. तो आपको यहाँ पे हीट प्रोड्यूस पूछा गया है. ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड. अभी आप देखो भाई साहब, यहां पे आप I को निकाल सकते हैं. I क्या होता है? Q/T. तो ये हो गया आपका 96,000 कूलम्स. टाइम यहां पे कितना है? 1 आवर. 1 आवर को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में होते हैं भाई साहब आपके 60 सेकेंड्स. है ना भाई साहब? नहीं, यही है. ठीक है, सो दिस विल बी अपॉन 3600 सेकेंड्स. कूलम पर सेकंड को अपन एम्पियर लिखते हैं भाई साहब. कैंसिलम 6 6 36, 6 1 6, 6 6 36. कितना रहा है? 6 6 36, 6 1 6, 9 से 6 गया 3, 6 6 36, 2 3 6, 2 8. तो ये हो गया आपका 80/3 एम्पियर्स. ये हो गया आपका करंट. ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 80/3 एम्पियर्स. फिलहाल हमको करंट से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमको मतलब है यहाँ पे वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड. तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा भाई साहब?
50 volts, I square heat produced will be I square RT। अभी इसका मतलब हमने I तो निकाल लिया है, अभी हमको R निकालना है। T यहाँ पे 1 आवर है कि नहीं? T की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 आवर, है ना? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे I स्क्वायर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है। I की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे? 80/3। R की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। तो R की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 3/80। ये कैंसलम, तो ये हो गया आपका 15/8। ये हो गया आपका R का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका I का स्क्वायर मतलब 80/3 इंटू 80/3 इंटू R, दैट इज 15/8, ठीक है, इंटू T की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो यहाँ पे? 1 आवर, मतलब हो गया आपका 3600, ठीक है। क्लियर है? अब कर लो भाई साहब यहाँ पे आटम कैंसलम, ठीक है, और 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, 1 2 0 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 12 5 जा 60, 68 जा, सीधा आंसर आ रहा है भाई साहब। 12 5 जा 60, 6 8 जा 48 हो गया यहाँ पे। 1 2 3, है ना भाई साहब? 1 2 3। कुछ गड़बड़ किया है भाई साहब? यहाँ पे 1 0 और आएगा ना? क्या किया हमने? 80/3, हाँ नहीं, 80/3 इंटू 80/3 इंटू यहाँ पे हो गया आपका R, (15/8) I स्क्वायर R ना। R कितना आया है भाई साहब आपका? 5 3 का 15, 15/8 इंटू T की वैल्यू है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 3600। चलिए 3 12 जा 8 10 जा 3 5 जा। अब कर लो भाई साहब 12 5 जा 60, 60 इंटू 8 48, ठीक है। 12 5 जा 60, 60 इंटू 8 48। इनका 1 0 इधर आ गया। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे गलती इन लोगों ने क्या किया कि इसको डिवाइड किया है आई से। आई की वैल्यू को हमने, आर की वैल्यू को फ्रैक्शन ही रखा है। जो 80/3 था ना, इनको इन्होंने भाई साहब 26.67 में कैलकुलेट किया है, इसलिए इनका डेसिमल्स में आ रहा है। देखो आंसर, ठीक है। तो इनका देखो कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज द सेम, बट दिस इज अ मोर प्रिसाइज आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 48,000। तो आपका ये हो गया। तो अभी आपको किलो जूल्स में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 480 किलो जूल्स। दिस वुड बी दी आंसर। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? समझ में आ रहा है ये? दिस इज अ मोर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका गड़बड़ हुआ। ये जो आपने किया है ये अप्रोक्सीमेशन हो गया है, ठीक है। क्लियर है? फ्रैक्शन से चलोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? कहो। टू कंडक्टिंग वायर्स, 2 कंडक्टिंग वायर्स है ऑफ सेम मटेरियल and of equal lengths and equal diameters are first connected in series then in parallel in a circuit across the same potential. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, ठीक है। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हीट प्रोड्यूस होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल डायमीटर्स। तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। सो देखो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टिविटी इंटू L/A होता है, ठीक है। अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम, और क्या दिया हुआ है? इक्वल लेंथ है तो ये भी सेम, इक्वल डायमीटर्स है तो एरिया भी सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका डबल। अरे नहीं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं, तू सो रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी तो हमने डिस्कस किया भाई साहब, अगर सीरीज कनेक्शन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा? R प्लस R, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, तो ये हो गया आपका कितना? 2R। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो ये हो गया आपका इफेक्टिव। अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, समझ में आता कि नहीं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज का, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज का कितना हो जाएगा? 2R। क्लियर है? आर भी क्लियर? ठीक है, ओके।
कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अभी पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू, तो यहां पे 1/R, अभी पैरेलल कनेक्शन में अभी हमने डिस्कस किया 1/R पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आता हूं? तो ये हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/R पैरेलल, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दिस विल बी 1/R प्लस 1/R, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो यहां पे हो गया आपका R, समझम कि नहीं? तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? R/2। समझ में आता हूं? RP की वैल्यू हो गई R/2 और R सीरीज की वैल्यू हो गई 2R। अभी आपको क्या पूछा है यहाँ पे? द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज I² RT। समझ में आ रहा है? RS, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I², 2 कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है, इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा भाई साहब? लेट्स से यहाँ पे आपको I क्या होगा? I होगा आपका, देखो भाई साहब, अरे भाई साहब क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी? V/R होगी। तो वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका स्क्वायर, समझे कि नहीं? समझे हो? ठीक है, इंटू RS, और ये हो गया आपका T। तो ये हो गया आपका V का स्क्वायर, यहां पे RS स्क्वायर आएगा तो एक RS जिंदा रहेगा भाई साहब, इंटू T, है ना? ये हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। समझे हो? ठीक है, और इसी तरह से हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, ये कितना हो जाएगा बोलो? वही सेम चीज I², ठीक है, तो I² की जगह पे क्या लिखोगे? V/RP का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया इंटू T। RP मतलब हो गया आपका R/2, तो ये हो गया V/R/2 का स्क्वायर, सॉरी इंटू RP ना, RP इंटू T, तो RP इंटू R, ठीक है, इंटू T, RP, ये हो गया आपका R इंटू T, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? V², और ये 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका R², ये R और R मर गया, इंटू T, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कितना हो गया आपका भाई साहब? V², इसको RS को R भी लिख सकते हो, V², 4V² R इंटू T, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब, V² मर गया, R और R मर गया, T और T मर गया, तो यहां पे आपका क्या बचा? HS/HP विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है, HS/HP विल बी इक्वल टू 1:4, 1:4। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सो इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, आपके जो वाटर बॉयलर्स होते हैं, गीजर बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा मेक यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। जैसे नाइक्रोम और टंगस्टन जो हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टिविटी हायर है, जिसके वजह से इनका रेजिस्टेंस हायर है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल made up of an alloy nichrome is used in the electric heater cooker as a resistor, while a tungsten wire is used in an electric bulb, ठीक है, because of the current this wire gets heated to nearly कितना? 34,000 डिग्री सेंटीग्रेड and emits light। तो आपका भाई साहब ये जो वायर है, जो टंगस्टन में आपको दिखता है, ये आपका कितने हीट पे आ जाता है? 34,000, and that emits light। the hot wire also radiates heat to, तो ये आपका कॉइल्ड वायर होता है, देखो इस तरह से, ठीक है, सोलेनॉइड टाइप, इस तरह के क्या होता है? कॉइल्ड वायर। अगर आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे, तो इसमें आपका टंगस्टन वायर रहता है इस तरह का। कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, अगर आप तो ध्यान, हम लोग ने तो ऐसा बहुत बार किया है, तो हमको दिखता है कि ऐसा देखो यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा कट गया है ऐसा, इसको थोड़ा सा टी ट्यू टू टाँ करके ऐसा करोगे तो ये अगर ऐसे जुड़ जाएगा तो फिर से जल उठेगा, ठीक है, इट विल एक्चुअली स्टार्ट ग्लोइंग अगेन, बट इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, ठीक है, इसकी एक लाइफ होती है, तो इट विल नॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया।